बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग में आप लोग को वेलकम। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं ये आपके मिड टर्म में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिड टर्म की जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, उनमें ये टॉपिक ऐड है और उसके साथ साथ ये फाइनल टर्म का भी पार्ट बन रहा है। सो हम आज डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, एक है फॉरवर्ड चेनिंग, दूसरा है बैकवर्ड चेनिंग। इससे पहले के जो टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। लेक्चर नंबर 22 और 23 में हमने सारा डिस्कस किया था। वो कौन से टॉपिक थे? वो हमारे पास यहाँ तक टॉपिक जो है डोमेन एक्सपर्ट से पहले हमने पीपल इन्वॉल्व इन एक्सपर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट में कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हमने देखे थे। आज जो टॉपिक देखेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग है। इसको आपने मस्ट करना है अपने मिड टर्म के लिए। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी आएगा और MCQs में भी ये पोर्शन एड्स है। सो आपने देखें फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग क्या है। इससे पहले हम बात करते हैं इन्फेरेंस मैकेनिज्म या इन्फेरेंस इंजन की बात करते हैं, क्योंकि इसको हम समझेंगे तो तभी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग की तरफ आएंगे। सो अगर हम इन्फेरेंस मैकेनिज्म की सिंपली बात करें, इन्फेरेंस मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसका मतलब है कि आपने एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। कंक्लूजन मीन्स कि आपने अपने गोल तक पहुंचना होता है। अब गोल तक कैसे पहुंचना है, कैसे किस तरह से काम करना है, ये इन्फेरेंस मैकेनिज्म दो मोड्स पे काम करता है। एक इसके पास होता है फॉरवर्ड मोड, दूसरा होता है बैकवर्ड। ठीक है, यानी फॉरवर्ड चेनिंग भी आप इसको बोल सकते हो, बैकवर्ड चेनिंग भी, या फॉरवर्ड रीजनिंग भी बोल सकते हो, बैकवर्ड रीजनिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इन दो मोड्स की मदद से आपने काम करना होता है। इन्फेरेंस मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, होप सो कि ये क्लियर हो गया। ये दो मोड्स पे काम करता है, एक है फॉरवर्ड चेनिंग और दूसरा है बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड रीजनिंग एंड बैकवर्ड रीजनिंग, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे पहला फॉरवर्ड चेनिंग को। अब देखिए फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, नाम से पता चल रहा है फॉरवर्ड है ना। तो फॉरवर्ड चेनिंग क्या हुआ कि इसमें आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती है, इसमें आपके पास डाटा गिवन होता है। आपने उसकी मदद से, उस स्टार्ट की मदद से अपने गोल की तरफ जाना होता है, यानी उस स्टार्ट की मदद से अपने प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है या अपने फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है। सिंपली आप कह सकते हो कि क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाना, यानी इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, उसको आप देख के शुरू करते हो और आप एक न्यू पाथ या न्यू जो है वो आंसर जनरेट करते हो। इसमें आपको डाटा गिवन होता है, आपने कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, यानी इनिशियल टू गोल आपने जाना होता है। ये हमारे पास होता है फॉरवर्ड चेनिंग। होप सो कि फॉरवर्ड चेनिंग की आपको समझ आ गई होगी कि हम इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट से गोल की तरफ जाते हैं और स्टार्ट की जो स्टेटमेंट है, जो डाटा है, वो आपको गिवन होता है। अच्छा, इसमें कुछ अप्रोच है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम बैकवर्ड चेनिंग को भी कर लेते हैं। अब ये फॉरवर्ड चेनिंग था, इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है वो बैकवर्ड चेनिंग है। पहले आप इसको समझ लें, फिर हम एग्जांपल से इसको अच्छे से करेंगे। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, आपके पास सेकंड टॉपिक बैकवर्ड है। बैकवर्ड के अंदर आपने बैक चलना होता है। बैक चलने का मतलब क्या हुआ कि आंसर से क्वेश्चन की तरफ आपने जाना है। ठीक है, गोल से स्टेटमेंट की तरफ जाना है। आपको स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, आपने गोल लेना है और गोल से आपने स्टेटमेंट की तरफ जाना है। तो इसमें आपने आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना होता है, ये होता है बैकवर्ड चेनिंग, जिसमें हम चाहते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने फॉरवर्ड में हमने स्टार्ट जो है वो स्टेटमेंट से किया था, हमारे पास डाटा गिवन था, लेकिन यहाँ पर आपने गोल से स्टार्ट लेना होता है। ठीक है, गोल से स्टार्ट लेते हैं। इस इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड को एक डेली लाइफ एग्जांपल से हम समझते हैं, जिससे समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। और इसको डेली लाइफ एग्जांपल हम, अगर मैं कहती हूँ आप लोगों से कि अगर तो पाकिस्तान या फिर इंडिया के मैच की कह देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मैच की बात कर लेते हैं, कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने अगर 100 रन्स बनाए तो इंडिया मैच जीतेगा। मेरे पास स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बनाए तो इंडिया मैच जीतेगा, और मैं साथ ही कहूँ कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बना लिए, तो आप फ़ौरन से आंसर करोगे ना कि इंडिया ने मैच जीत लिया, क्योंकि आपको स्टेटमेंट आपने जान चुके हैं कि मैंने पहले स्टेटमेंट क्या बोली थी, अगर पाकिस्तान ने 100 रन्स बनाए तो इंडिया मैच जीतेगा। और साथ ही मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बना लिए, तो आप कहोगे कि इंडिया मैच जीत गया। ये होता है फॉरवर्ड चेनिंग में ऐसा। फॉरवर्ड चेनिंग में। बैकवर्ड में कैसा होता है, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोलूंगी, उल्टा कैसे बोलूंगी कि इंडिया मैच जीत गया है, तो आप क्या कहेंगे, आपने कहना ना कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बना लिए इसलिए इंडिया मैच जीत गया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट मैंने क्या कही थी कि अगर पाकिस्तान 100 रन्स बनाएगा तो इंडिया मैच जीतेगा। तो आपसे अगर मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बनाए, तो आप कहेंगे इंडिया मैच जीत गया। ये है फॉरवर्ड चेनिंग, आप फॉरवर्ड चले। ठीक है, बैकवर्ड में मैं इसको उल्टा बोलूँगी कि इंडिया मैच जीत गया है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बनाए। आप बैकवर्ड चले और आपने मुझे बता दिया कि पाकिस्तान ने 100 रन्स बनाए इसीलिए इंडिया मैच जीत गया है। ठीक है,
तो ये इसकी एक एग्जांपल है। उसके अलावा एग्जांपल आपको स्टेटमेंट जो है वो पेपर में जो दी जाती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसको मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगी। यहाँ देखिए आपके पास फॉरवर्ड चेनिंग की ए है आपके पास, एंड ए इम्प्लाइज बी है, और बी यानी आपने बी को कंक्लूड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ए आपके पास स्टेटमेंट है कि इट इज़ रेनिंग, और मैं साथ ही कहती हूँ कि इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग द रोड इज़ वेट, बी है द रोड इज़ वेट। मैं कहती हूँ इट इज़ रेनिंग, आप बी में फ़ौरन क्या कहोगे कि द रोड इज़ वेट, यानी बी को कंक्लूड कर रहे हो, द रोड इज़ वेट। ये फॉरवर्ड आप चले हो कि रेनिंग है तो रोड वेट होगी। बैकवर्ड में क्या करना है, मैं अब ए को कंक्लूड कर रही हूँ तो मैं बी की स्टेटमेंट कह रही हूँ कि द रोड इज़ वेट, द रोड इज़ वेट, तो आपने डायरेक्टली क्या करना है कि इट इज़ रेनिंग, कि यहाँ पर बारिश हो रही है इसीलिए रोड वेट है। सो आप बैकवर्ड गए, पिछली स्टेटमेंट आपने रीड की कि यहाँ पर बारिश है इसीलिए रोड वेट है। ये एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे हमने कहा था कि फॉरवर्ड चेनिंग में आपके पास डाटा गिवन होता है और आपने डाटा गिवन से गोल की तरफ जाना होता है, और बैकवर्ड में आपके पास डाटा गिवन नहीं होता बल्कि आपने गोल से बैक जाना होता है। सो इसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखें आपके पास डाटा, ये फॉरवर्ड चेनिंग की एग्जांपल आपके सामने है जिसमें आपके पास डाटा गिवन है कि x इक्वल है 1, y इक्वल है 2। रूल आपने अप्लाई किया कि इफ़ x इक्वल है 1 और y इक्वल है 2, इसमें आपने रूल्स को अप्लाई करना होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन z इक्वल है 3, इफ़ z 3 है तो देन a की वैल्यू 4 आएगी, और कंक्लूजन आपके पास a 4 है। ये आपके पास था फॉरवर्ड चेनिंग, आपके पास डाटा गिवन था और आपने ये रूल अप्लाई किया और अपने कंक्लूजन तक पहुँच गए, ठीक है। अगर तो हम इसको बैकवर्ड करेंगे तो हम कैसे चलेंगे, हम a इक्वल 4 हमारे पास होगा, तो a इक्वल 4 कब होगा, अगर z 3 है तो a 4 आएगा। z 3 कब होगा, अगर x 1 है और y 2 है तभी z 3 बनेगा। और x 1 और x 2 कैसे बन रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो हम अपने डाटा तक वापस पहुंच जाए, बैकवर्ड से हम इस तरफ चलें और फॉरवर्ड से हमने कहाँ चले, हम यहाँ से एंड तक कंक्लूजन तक चलें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जिसको आपने समझना था। सो होप सो कि आप इसको समझ गए। अब हम देखते हैं अपने लेक्चर में जो रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले हम फॉरवर्ड चेनिंग की तरफ चलते हैं। स्टार्ट में जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ देखें फॉरवर्ड चेनिंग, ये है आपके पास इन्फेरेंस मैकेनिज्म की समझ आ गई, फॉरवर्ड चेनिंग की भी आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया सेम वैसा ही इसमें लिखा होगा, आप इसको रीड करके देख लें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आप इसको रीड करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसकी समझ आ जाएगी। अब है अप्रोच। अप्रोच में क्या लिखा हुआ है कि ऐड फैक्ट टू वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को WMB कॉल करते हैं, ये MCQ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अप्रोच में आपने ऐड फैक्ट्स करने होते हैं। ऐड फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था ना, होप सो कि आपको याद होगा कि फैक्ट्स क्या होते हैं। अगर नहीं भी पता तो सिंपली ये है कि बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज को फैक्ट बोलते हैं। बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज जो है वो फैक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग मेमोरी में आपके पास फैक्ट्स को ऐड होते हैं, यानी आपको स्टेटमेंट दी गई होती है, ठीक है। तो ये आपके पास अप्रोचेज, यहाँ से आप फॉरवर्ड चेनिंग की डेफिनेशन होगी, जो आपको समझ आ गई वो क्लियर होगी। यहाँ से अप्रोचेज आप कर लें, ठीक है। इसको देख के इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए डॉक्टर की एग्जाम्पल एक दी हुई है फॉरवर्ड चेनिंग में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें 3 रूल्स आपको जो है वो बाकायदा बताए हुए हैं। डॉक्टर की एग्जांपल फॉरवर्ड चेनिंग में कैसे है कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, अब उसके पास पेशेंट है ना, अब उस पेशेंट को देख के वो उसके टेस्ट वगैरह करता है, टेस्ट करने के बाद वो फाइनली रिपोर्ट देता है कि आपको ये बीमारी है या ये बीमारी है, ठीक है। तो ये उसने कैसे वर्क किया फॉरवर्ड चेनिंग पे, तो इसके लिए डॉक्टर की एग्जांपल बेस्ट है। उसमें फर्स्ट रूल उसने कौन सा अप्लाई किया कि इफ़ पेशेंट हैज़ डीप कफ एंड वी सस्पेक्ट एन इन्फेक्शन, ठीक है, देन द पेशेंट हैज़ निमोनिया। और सेकंड रूल उसने कौन सा अप्लाई किया कि द पेशेंट टेम्परेचर इज अबाउ 100, पेशेंट हैज़ फीवर, तो अबाउ जब 100 से टेम्परेचर अबाउ होगा तो आप उसको बता दोगे कि इसका फीवर है। तीसरा रूल कौन सा है कि इफ़ पेशेंट हैज़ सिक फॉर आवर फॉर नाइट, द पेशेंट हैज़ फीवर, वी सस्पेक्ट इन इन्फेक्शन। 3 रूल अप्लाई करने हैं। तीनों रूल्स आप देख लें कि किस तरह सिंपली, जैसे हमने ए इम्प्लाइज बी किया और फिर हमने आंसर दिया, फिर बी को कंक्लूड किया, ए को कंक्लूड किया, ये सेम वही रूल्स हैं। इन रूल्स को आप देख लें कि कैसे इफ़ एंड और देन। इफ़ में पेशेंट, अगर पेशेंट को कफ है और उसको आप ये सस्पेक्ट करते हैं कि उसको इन्फेक्शन है, तो उसको नमूनिया है, कि खांसी की वजह से उसको नमूनिया है, ठीक है। आपके पास फाइनल रिपोर्ट ये आएगी। सो ये आपके पास फॉरवर्ड चेनिंग के एग्जाम्पल भी हैं। अब रूल्स कैसे अप्लाई हुए, ये टेबल्स दिए हुए, इन टेबल्स को आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। यहाँ पर अब देखें बैकवर्ड चेनिंग की भी हमने डेफिनेशन वगैरह कर ली। अब उसके अप्रोच के बारे में अगर बात करें तो वो भी सेम उसी तरह से है कि इसके वर्किंग मेमोरी में क्या है क्या नहीं है, स्टार्ट कहाँ से होगा। ये अप्रोचेज़ आप याद कर लें, क्योंकि ये बैकवर्ड चेनिंग अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है ना, तो आप अगर आपको समझ है तो आप तो डेफिनेशन वगैरह लिख लोगे, लेकिन ये अप्रोचेज़ ये है कि आपको सीक्वेंस वाइज याद रहेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे चीज़ों को। फिर यहाँ पर भी सेम वैसे ही रूल्स अप्लाई हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये स्टेप डिस्क्रिप्शन वर्किंग मेमोरी, इसको आप स्किप कर सकते हैं इस पूरे टेबल को, ये आपको टेबल बनाने को या कहने को नहीं आएगा। अब देखिए आपके पास फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड चेनिंग में एज अ ट्री आप उसको देख लें कि कैसे हम इस पर वर्क करते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें पहली जो इमेज है आपके पास ये फॉरवर्ड चेनिंग की है और दूसरी है बैकवर्ड चेनिंग की। बैकवर्ड चेनिंग में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर गोल को इन्होंने पहले रख लिया, यानी आपने गोल को सबसे पहले, सपोज आपने गोल को करना है, ठीक है, ये आपके पास गोल है। गोल पे आपने जब आप गोल पे गए आपने सेकंड अप्लाई किया, आपको जो है वो स्टेटमेंट मिल गई, तो आप बाकी किसी पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगे ना, इसका मतलब है इन स्टेटमेंट पे या इन नोट्स को आप चेक नहीं करेंगे, इन पे वर्किंग आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको हम शॉर्टकट वर्क भी बोल सकते हैं कि इस पे डीएफएस अप्लाई होता है। डीएफएस का पता है ना कैसे अप्लाई होता है, कि आपने गोल से आपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना होता है, यहाँ पे डीएफएस अप्लाई किया और यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर्मेट पे, इस पे बीएफएस अप्लाई होता है, ठीक है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम होता है और यहाँ पे जो है वो डीएफएस होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इस एल्गोरिथम को आपने अप्लाई करना होता है। सो यहाँ पर यही कंसेप्ट है। होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये है कि फॉरवर्ड चेनिंग है या फॉरवर्ड रीजनिंग है, उसको हम डाटा ड्राइवन भी बोलते हैं और बैकवर्ड को हम गोल ड्राइवन बोलते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसको एक और नाम डाउन अप अप्रोच बोलते हैं। फॉरवर्ड को डाउन अप अप्रोच बोलते हैं और बैकवर्ड को टॉप डाउन अप्रोच भी कॉल किया जाता है। सो होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई। ये आपके मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लें ताकि आप मिड टर्म से अगर फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। बाकी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25, 26, 27 जो आपके फाइनल का पार्ट होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास नेक्स्ट ये टॉपिक सारे आएंगे, उनको हम बाद में देखेंगे। अब मिड टर्म के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।